हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब पे यूनिट वाइज टॉपिक आप लोग का कवर करवाया जा रहा है। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको कंप्लीट 67 यूनिट्स का नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। और उसके साथ ही साथ टेलीग्राम पर यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्लस मिसलेनियस टेस्ट भी हो रहा है। और वैसे स्टूडेंट्स जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है टीआरई 1, 2 और आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीआरई 3 का सारा क्वेश्चंस को। क्योंकि देखिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न है वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो एक तो हम लोगों को क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ हम लोगों को ये एक जानकारी भी मिल जाएगी कि बीपीएससी जो है वो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, कैसा उसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को जरूर देखिए लास्ट तक, और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आप लोगों को एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, सोशियोलॉजी का कीवर्ड मिलेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। और जिस दिन आप लोगों का टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से टेलीग्राम पे टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और पेड ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके या तो कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे ये आपका ऑफिशियल जो क्वेश्चन का बुकलेट है उससे है। और ये क्वेश्चन आपको गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये बुकलेट नंबर सीरीज़ नंबर ई है और इसमें हम लोग डायरेक्ट सोशियोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले का जो 30 क्वेश्चन रहता है वो हिंदी इंग्लिश का रहता है, फिर आपका 40 क्वेश्चन आपका रहेगा जीके जीएस से रहेगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 से पार्ट 3 जो कि सोशियोलॉजी का स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 71 है उसको देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शोध साक्षात्कार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। साक्षात्कार ये जो टॉपिक है उसके अंतर्गत है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है शोध साक्षात्कार? असंरचित, संरचित, अर्ध संरचित। तो क्या होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही इसके अंतर्गत होता है। ये क्या होता है, ये तीनों ही इसके अंतर्गत होता है। असंरचित भी होता है, संरचित भी होता है और अर्ध संरचित भी होगा। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये अनुसंधान का एक विधि होता है जिसमें अनुसंधान के उद्देश्य, शोध की प्रकृति और जानकारी एकत्रित करने के लिए ये किया जाता है। ये मुख्य प्रकार है शोध साक्षात्कार। और इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, तो संरचित साक्षात्कार देखने को मिलेगा, असंरचित मिलेगा, फिर अर्ध संरचित साक्षात्कार, फोकस ग्रुप साक्षात्कार, दूरस्थ साक्षात्कार और कॉग्निटिव साक्षात्कार भी मिलेगा, और साथ ही साथ इन डेप्थ नैरेटिव साक्षात्कार भी देखने को मिलेगा। ये सभी शोध साक्षात्कार के आपके उसके अलग अलग रूप है, तो वो सबको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक असमानता जो है वो सामाजिक होती है क्योंकि वो क्या होता है कि वे व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समूहों के बारे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है कि एकल व्यक्ति, समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी हुई है। एकल व्यक्ति, समूह या घटना की जांच जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो व्यक्तिक अध्ययन, एकल व्यक्ति, एक व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है तो वो किसके साथ जुड़ी हुई है, आपका व्यक्तिक अध्ययन के साथ जुड़ी है। व्यक्तिक अध्ययन ये जो अवधारणा है, ठीक है, अगर आपको पूछ दे आपका जो टीआरई 4 के क्वेश्चन में कि इसकी अवधारणा सबसे पहले किनके द्वारा दी गई थी, तो इनकी अवधारणा जो है उन्होंने सबसे पहले फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक ले प्ले
कौन है? फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक प्ले ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने सामाजिक घटनाओं की जांच करने के लिए व्यक्तिक अध्ययन विधि का प्रयोग किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप लोगों का एक और क्वेश्चन हो गया कि हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक योग्यता इनमें से किसका उदाहरण है? जो शैक्षणिक योग्यता वो किसको होता है? सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो शैक्षणिक योग्यता को हमेशा याद रखिएगा, ये सांस्कृतिक पूंजी के अंतर्गत आती है, जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और उसकी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको पूछा जा रहा है 75। पूछ रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता? अनुसंधान से आप देख रहे हैं कितने सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिले। निम्न में से किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है? किस विधि का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं? तो गुणात्मक अनुसंधान में हम लोग सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या? सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग नहीं करते। जो सांख्यिकी विश्लेषण है ना, ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है, गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या होता है कि उस तथ्य की गहराई को समझने के लिए, अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए, जटिल सामाजिक समस्याओं की व्याख्या करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और उसके अंतर्गत अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं तो इसमें आपका व्यक्तिक अध्ययन आएगा, निर्जाति लेखन आएगा, साक्षात्कार आएगा, अवलोकन आएगा, फोकस ग्रुप चर्चा आ जाएगा, नैरेटिव रिसर्च आ जाएगा। ये सभी आपका गुणात्मक के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सांख्यिकी विश्लेषण है वो मात्रात्मक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि जिस शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार का होता है? कोई एक शोध है जिसमें हम दोनों ही तरह की विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस विधि को हम लोग क्या करते हैं? तो दोनों विधियों का प्रयोग कर रहा है तो वो आपका कहाँ पे होगा? अन्वेषणात्मक में भी होता है, विवरणात्मक में भी होता है। इस टाइप का जो प्रयोग है गुणात्मक और मात्रात्मक, ये आपका अन्वेषण में भी देखने को मिलता है, विवरण में, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क, ये किसका उदाहरण है? तो ये सामाजिक पूंजी का उदाहरण है। किसका हो जाएगा? सामाजिक पूंजी का उदाहरण है। नेक्स्ट है अनुसंधान परियोजना जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्रित करती है, उसको क्या कहलाते हैं? अनुसंधान परियोजना जो बड़ा मात्रा में तथ्य एकत्रित, उसको क्या बोला जाता है? सामाजिक सर्वेक्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामाजिक सर्वेक्षण बोला जाता है। बड़ी मात्रा में एकत्रित कर रहा है, ठीक है, उसको सामाजिक सर्वेक्षण हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो बड़ा समूहों का लोगों का विचारों को, व्यवहारों को, उसकी विशेषताओं को, ये सभी चीज़ें की जानकारी एकत्रित की जाती हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक घटनाओं, समस्याओं और इन सभी चीज़ों के बारे में समझना, जानकारी इकट्ठा करना, ये इसका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीकी का अनुसरण करना चाहिए? ठीक है, प्राकृतिक परिवेश को समझने के लिए, लोगों के प्राकृतिक परिवेश को समझने के लिए हम लोग अनुसंधान, साक्षात्कार, उसके बाद अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे जैसे व्यक्तिगत अध्ययन हो गया, प्रतिभागी अवलोकन हो गया, दस्तावेज हो गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 से अधिक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने परिभाषित किया कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है? कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य, ठीक है, सामाजिक कृत्य का मतलब क्या हो गया? सोशल एक्शन। सोशल एक्शन कौन है? तो मैक्स वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मैक्स वेबर। सामाजिक कृत्य, सोशल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, ये कीवर्ड है, कौन हो जाएंगे? इमानुएल दुर्खिम। जैसे ही सामाजिक तथ्य आ जाएगा आपको कुछ सोचना नहीं है, ये इमानुएल दुर्खिम हो जाएगा। तो ये सभी कीवर्ड है और ये इस टाइप के आपको 500 प्लस कीवर्ड मैं आप लोगों को पेड ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, जिसमें से 200 प्लस तो अभी मैं दे ही चुकी हूँ। एनसीईआरटी का भी 200 आपको मिल चुका है और बाकी बचा तो वो भी आप लोगों को पेड क्लास में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है?
धर्म और सामाजिक परिवर्तन, धर्म और सामाजिक परिवर्तन की बात कौन करते हैं? तो मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने धर्म और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है। उनका क्या मानना था मैक्स वेबर का कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, वो धार्मिक विश्वास, प्रथाएं, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियाँ, इन सभी चीज़ों को मतलब प्रभावित करती हैं। और उन्होंने अपने किस पुस्तक में इसकी बात की थी? तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट विशेषकर जो कैल्विनिज्म थे, जो कि पूंजीवाद के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका का बात करता है, उसका बारे में बात किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके आज बताइए कि प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक की रचना मैक्स वेबर ने किस साल की थी, किस वर्ष की थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियों का एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? सामाजिक स्तरीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट है तार्किक और अतार्किक क्रिया, कीवर्ड किनके द्वारा दिया गया है? तो विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा। जैसे तार्किक और अतार्किक आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? विल्फ्रेड पेरेटो थे। उन्होंने दो प्रकार के क्रियाओं के बारे में बात की थी, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। इसके बीच उन्होंने अंतर भी बताया था। अगर आप लोगों को बोला जाए कि तार्किक क्रिया क्या होती है, अतार्किक क्रिया क्या होती है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तार्किक क्रिया वैसी क्रियाएं होती हैं जो कि तर्क और विश्लेषण पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि कोई ठोस परिणाम को प्राप्त करना। ठीक है, इसमें हम लोग को साधनों का, उद्देश्यों का, इन सभी के बीच जो रिलेशन होता है उसको स्पष्ट, उसका जो रिलेशन होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। और अतार्किक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती हैं जो कि विश्लेषण पर आधारित नहीं होती है, बल्कि हमारे भावनाएं, हमारे परंपराएं, इस प्रकार का जो गैर तर्क संगत, जैसे धर्म हो गया, जिसको कि मत तर्क हम नहीं कर सकते, इस टाइप की जो चीजें होती हैं उस पर आधारित होती है। तो तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया क्या होता है आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया। ये किनके द्वारा किया गया है? तो विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या है जो सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत को क्या बोला जाता है? तो इसमें से देखिए, सामाजिक स्तरीकरण जो है व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार भी नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता भी होती है। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। सामाजिक स्तरीकरण विश्वास और विचारधारा के द्वारा समर्पित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत। सोरोकिन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। इसमें कौन सी संस्कृतियाँ नहीं है, वो नहीं वर्णन किया गया है। भावनात्मक, आदर्शात्मक, चेतनात्मक, किसके बारे में बात नहीं की गई है। कौन वर्णित संस्कृति कौन सी है, कौन सा है इसमें बोला गया है? तो इन्होंने ये तीनों के बारे में ही बात की है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। पीटर्न सर्कुल ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था और वे समाज और संस्कृति के विकास के विभिन्न चरणों के रूप में इसके संदर्भ में बात करते हैं। देखे हैं इन्होंने ये तीनों जो संस्कृतियों के प्रमुख प्रकारों के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष, कोजर ने कौन सा सिद्धांत अपना दिया है? तो सामाजिक संघर्ष दिया है, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो कौन सा सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? तो कोजर संघर्ष विनाश करता है इसकी बात नहीं करते हैं, बल्कि कोजर बोलते हैं कि संघर्ष जो है वो समाज में सकारात्मक भूमिका निभाता है और ये सार्वभौमिक घटना है। ठीक है, संघर्ष जो है वो सामाजिक संरचनाओं और संबंधों को मजबूत बनाता है, स्थिर बनाता है और उसको बनाने में मदद करता है, ऐसा वे बोलते हैं। और साथ ही वे बोलते हैं कि समाज के अंतर्गत तनाव और असंतोष को दूर करने का भी साधन है। साथ ही संघर्ष में से उत्पन्न जो बदलाव है वो समाज को सुधारने और उसको विकसित करने में सहायक होते हैं। मतलब कोजर ने सामाजिक संघर्ष को क्या बोला है? सकारात्मक बोला, अच्छा बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, क्या बोला जा रहा है? आदेशात्मक रूप से
समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो रॉल्फ डेहरनडॉर्फ जी के द्वारा। किनके द्वारा? रॉल्फ डेहरनडॉर्फ जी के द्वारा। नेक्स्ट है, उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं, क्योंकि वे श्रम विभाजन पूरी तरह से एकीकृत नहीं है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको अल्पकालिक सर्वहारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सर्वहारा कहा जाता है। एनसीईआरटी की बुक में आपका दिया हुआ है। अस्पृश्य जाति मानी जाती है। अस्पृश्य जाति कैसी होती है? तो ये जाति पदानुक्रम के बाहर होती है, जिसको कि अस्पृश्य जातियां बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है? किस तरह का एकजुटता में? तो वो हो जाएगा जैविक एकजुटता के अंतर्गत। किस प्रकार का? जैविक एकजुटता के अंतर्गत। नेक्स्ट है, समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ क्या होता है? तो समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ क्या होता है? दमनकारी जो कानून है वो प्रतिकारों कानून को प्रतिस्थापित उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता है? प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता। तो देखिए, टालकट पार्सन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? टालकट पार्सन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो एजिल मॉडल दिया था। क्या दिया था उन्होंने? एजिल मॉडल उन्होंने दिया था। ठीक है, एडप्टेशन, गोल अमेंडमेंट, उसके बाद इंटीग्रेशन और लेटेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये सब हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, एकीकरण, ये सभी इसका। और तनाव प्रबंधन, लेटेंसी को क्या बोला जाता है? तनाव प्रबंधन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको पूछा जा रहा है 94 कि निम्नलिखित में से कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार है? तो देखिए, संघर्षवादी सिद्धांत का डेहरनडॉर्फ भी है, लुईस कोजर भी है। कौन हो जाएंगे आपके? संघर्षवादी जो सिद्धांतकार है वो डेहरनडॉर्फ भी है, कार्ल मार्क्स है, लुईस कोजर है, सीमेल है, रॉन्डेल है। ये सभी क्या है? संघर्षवादी सिद्धांत, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना था? तो ये 1990 में बना था। कब बना था? 1990 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? प्रत्यक्षवाद से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा, सिर्फ अगस्त कॉम को देकर टिक नहीं लगा देगा, बल्कि इमाइल दुर्खाइम भी प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट और इमाइल दुर्खाइम दोनों ही प्रत्यक्षवादी हैं। ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत भी किया था कि वो अगस्त कॉम्ट को देखकर अगस्त कॉम्ट को ही टिक लगा दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इमाइल दुर्खाइम भी प्रत्यक्षवादी सिद्धांतकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है कि गपशप और उपहास ये कैसा है? तो अनौपचारिक आपका सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में तेज गति से विकसित होती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सांस्कृतिक विलंबना। उसको भौतिक संस्कृति जो है अभौतिक संस्कृति की तुलना में ज़्यादा हो रहा है, भौतिक संस्कृति, ठीक है, तो उसको कल्चरल विलंबना हो, क्योंकि कल्चर हमारे अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संदर्भ समूह के प्रकार है? संदर्भ समूह के प्रकार क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो अब संदर्भ समूह का प्रकार कौन कौन सा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो संदर्भ समूह का जो प्रकार है उसमें आकांक्षी संदर्भ समूह, नकारात्मक संदर्भ समूह, सकारात्मक संदर्भ समूह, संपर्क समूह, सांस्कृतिक समूह, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। संदर्भ समूह के प्रकार है, तो ये याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता को समाप्त किसमें किया जाता है? तो अस्पृश्यता को जो समाप्त है ये अनुच्छेद 17 में किया जाता है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकट प्रकार वे है। प्रकट प्रकार हम किसको कहते हैं? जो कि अपेक्षित और मान्यता प्राप्त हैं। क्या होता है? अपेक्षित होते हैं और मान्यता प्राप्त होते हैं। प्रकट प्रकार क्या होते हैं? अपेक्षित और मान्यता प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कौन सा? द्वितीय के बारे में बात किया जा रहा है। तो द्वितीय का कौन किए थे? तो बीपी मंडल किए थे। कौन किए थे? बीपी मंडल। और काका कालेलकर किसका किए थे? तो पहला किए थे। काका कालेलकर जो है वो पहला किए थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातियों के क्रम किसके भेद पर आधारित होता है। ठीक है, तो शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित होता है। क्या होता है? शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित होता है। अप्रकट प्रकार वे है, अप्रकट प्रकार हम किसको कहते हैं? तो वो कैसा होता है आपका अप्रकट प्रकार? वो आपका अनिश्चित भी होगा, अमान्य भी होगा, अप्रत्यक्ष भी होगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए से एक से अधिक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति एक जटिल समूह है। संस्कृति को जटिल समूह क्यों बोला जाता है? तो संस्कृति जटिल समूह है ज्ञान, आस्था, कला, विश्वास और नैतिकता, कानून, रीति रिवाज, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। और ये सभी चीज़ें क्या करती है? मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करती है, इसलिए संस्कृति को जटिल समूह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जिनको बोला जाता है वो कहाँ के थे? तो वो दक्षिण भारत के थे। ठीक है, वो ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाए थे वो दक्षिण, और उनका जो आंदोलन था उसको आत्मसम्मान आंदोलन उसका नाम था। ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबर ने स्तरीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की शुरुआत की थी? मैक्स वेबर ने। तो उन्होंने किसके बारे में बात की थी? वर्ग, परिस्थिति और शक्ति, यानी कि क्लास, स्टेटस एंड पावर। क्लास, स्टेटस एंड पावर की बात करते हैं। कौन? मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 108 पूछा रहा है कि स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया था? तो स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस और मूर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत को दिया था? संदर्भ समूह की बात कौन करते हैं? तो एम.एन. श्रीनिवास। संदर्भ समूह एम.एन. श्रीनिवास बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है? संयुक्त परिवार की विशेषता हम किसको कहेंगे? तो सामान्य निवास होता है, संयुक्त संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व होता है, सहयोग की भावना देखने को मिलती है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक की लेखक किसने है? डेविड कपूर। कौन हो जाएंगे? डेविड कपूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो निवास का नियम के आधार पर, उत्तराधिकारी का नियम के आधार पर, भोजन पद्धति के आधार पर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें आपको ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई ये बहुत कंफ्यूजन करता है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन यही दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको थोड़ा सोच समझकर आंसर करना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोड़ है? किसमें? तो जो दाम्पत्य मूलक परिवार होता है, दाम्पत्य मूलक परिवार होता है उसमें पति पत्नी का रिश्ते पर प्राथमिक जोड़ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 कि पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र कैसा होता है? तो वो कैसा होता है मातृतंत्र? एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना होता है। कैसा होता है? एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय सैद्धांतिक संकल्पना होता है। नेक्स्ट है, मातृवंशीय समाज का उदाहरण है। तो खासी क्या हो जाएगा? ये मातृवंशीय समाज के अंतर्गत आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक सत्ता और तर्क संगत कानूनी सत्ता का विश्लेषण किया था? किनके द्वारा किया गया था? तो मैक्स वेबर जी के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को आज का सीरीज़ अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन सारे समझ में अच्छे प्रकार से आए होंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।